हम पहले ही देख चुके हैं कि मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी को इस समीकरण के द्वारा सेल विभव ई से संबंधित किया जा सकता है। मानक अवस्था शर्तों के अंतर्गत यह मुक्त ऊर्जा में मानक परिवर्तन होगा, अतः डेल्टा जी जीरो यह समान समीकरण के द्वारा ई जीरो से संबंधित होगा, जहां पर ई जीरो मानक सेल विभव है। और यहां पर जो नीचे समीकरण लिखा है इसे ऊष्मागतिकी से लिया गया है, और हम डेल्टा जी तथा डेल्टा जी जीरो के लिए इस समीकरण को लगाएंगे। तो डेल्टा जी तथा डेल्टा जी जीरो का मान यहां पर उठा के रख देते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा? तो इससे हमें मिल जाएगा माइनस एन एफ ई बराबर माइनस एन एफ ई जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू, जहां पर एल एन क्यू क्या है? क्यू का प्राकृतिक लॉग है। और यहां पर क्यू क्या है? यहां पर क्यू अभिक्रिया भागफल है, जिसे इंग्लिश में हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। तो आइए पूरे समीकरण को माइनस एन एफ से भाग दे देते हैं। तो पूरे समीकरण को यदि हम माइनस एन एफ से भाग दे देंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहां पर देखते हैं क्या क्या कटता है। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और हमें नर्स्ट समीकरण मिल जाएगा, जिसमें सेल विभव ई बराबर होगा मानक सेल विभव ई जीरो माइनस आर टी बटे एन एफ एल एन क्यू, जहां पर क्यू रिएक्शन कोशेंट है। तो यह नर्स्ट समीकरण है। हम इस बारे में बात करेंगे कि नर्स्ट समीकरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हम वीडियो के अंत में इसके बारे में अधिक बात करेंगे। अभी आइए आगे बढ़ें और नर्स्ट समीकरण के दूसरे रूप को डिराइव करें। जब दूसरे रूप की बात करते हैं तो किसी निश्चित तापमान पर उसके बारे में बात करते हैं। तो वो निश्चित तापमान यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हमारी अधिकांश अभिक्रियाएं 25 डिग्री सेल्सियस पर होती हैं। वैसे यहाँ पर तापमान जो कि कैपिटल टी है, यह केल्विन में तापमान है, इसलिए तापमान को हम केल्विन में बदल लेते हैं। तो इसमें हम 273.15 जोड़ देते हैं, तो आपको तापमान केल्विन में मिल जाएगा। तो यह हो जाएगा 298.15 केल्विन। तो हम आर टी बटे एफ को हल करके नर्स्ट समीकरण का एक अलग रूप लिखेंगे। अतः यहाँ पर कैपिटल टी जो कि तापमान है और ये 298.15 केल्विन है, तो यहाँ पर लिख लिया हमने। कैपिटल आर ये गैस स्थिरांक है, याद रखिए गैस स्थिरांक 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। और कैपिटल एफ ये फैराडे स्थिरांक है, याद कीजिए यह 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है। अतः हर में आ जाएगा 96,500 कूलाम प्रति मोल, जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो फैराडे स्थिरांक और कुछ नहीं बल्कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो चलिए इसे हल करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो अगर हम इसे कैलकुलेटर से इसकी गणना करें और उत्तर दशमलव के 4 स्थानों तक लिखें तो हमें उत्तर मिलेगा 0.0257 वोल्ट। कैपिटल वी का मतलब है वोल्ट। अब इसकी इकाई वोल्ट कैसे आएगी? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर केल्विन से केल्विन कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, तो बचेगा क्या? जूल प्रति कूलाम, जो कि वोल्ट है। तो यहाँ पर इकाई इसकी वोल्ट आएगी। अब हम नर्स्ट समीकरण का दूसरा रूप लिख सकते हैं। अतः यदि आपकी अभिक्रिया 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है तो आप नर्स्ट समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सेल विभव कैपिटल ई ये बराबर है मानक सेल विभव ई जीरो माइनस आर टी बटे एफ। इसका मान तो 0.0257 वोल्ट के बराबर आया है, तो आर टी बटे एफ का ये मान यहां पर उठा के रख देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 0.0257 वोल्ट बटे एन। यहाँ पर एन उन इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है जो आपके रेडॉक्स अभिक्रिया में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका गुणा एल एन क्यू से होगा। तो यहां हमारे पास नर्स्ट समीकरण का एक और रूप है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर आप नर्स्ट समीकरण का ये वाला रूप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चाहें तो इसे आधार 10 लघुकणक में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एल एन क्यू इसका आधार क्या है? इसका आधार ई है। तो ये एल एन क्यू और कुछ नहीं, ये लॉग क्यू बेस ई है। तो इसे हम आधार 10 में भी बदल सकते हैं। तो हम यहाँ प्राकृतिक लॉग को आधार 10 के लॉग में बदल लेते हैं। तो चलिए इसे करते हैं और नर्स्ट समीकरण का एक और रूप लिखते हैं। तो हमने पहले के वीडियो में भी ऐसा किया था कि हमने ln को आधार 10 वाले लॉग में लिखा था। तो यदि आप इसे आधार 10 के लॉग में बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको इसमें ln 10 से गुणा करना होगा, यानी कि 0.0257 में ln 10 से गुणा करना होगा। अब यदि आप कैलकुलेटर से इसकी गणना करेंगे और उत्तर आप दशमलव के 4 स्थानों तक लिखते हैं तो इसका मान आपको मिलेगा 0.0592 के बराबर। तो हम एक बार फिर नर्स्ट समीकरण को लिख सकते हैं। तो नर्स्ट समीकरण होगा E बराबर E0 माइनस, अभी यहां पर आ जाएगा 0.0592 वोल्ट
बटे n, उसके बाद log q। तो यह नर्स्ट समीकरण का एक और रूप है। अब बात यह है कि नर्स्ट समीकरण क्यों महत्वपूर्ण है और यह क्यों इतना उपयोगी है। तो यह उपयोगी है क्योंकि यह हमें गैर मानक अवस्था स्थितियों के तहत सेल विभव की गणना करने की अनुमति देता है। तो इस सेल विभव को तात्कालिक यानी कि इंस्टेंटेनियस सेल विभव के रूप में सोचें और आप इसे अभिक्रिया की प्रगति से संबंधित कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सांद्रताओं को बदलते हैं, अभिक्रिया भागफल कैपिटल Q ये बदल जाता है और इसका मतलब है कि तात्कालिक सेल विभव बदल जाता है। इसलिए यदि आप सांद्रताओं को बदल रहे हैं तो आप सेल विभव को बदल रहे हैं। हम अगले वीडियो में इसके बारे में और अधिक देखेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जब आप नर्स्ट समीकरण के साथ कुछ प्रश्नों को करते हैं तो यह और अधिक समझ में आता है और तब आप बेहतर ढंग से इसे समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है।